हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में वायु प्रदूषण बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एयर पोल्यूशन को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल क्या होता है, क्योंकि ये वायुमंडल शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलेगा आगे की वीडियो में। इसीलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। देखिए, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन। तकरीबन वो 79% है, और वैसे वो 78.8% है, लेकिन हम इसे 79% बोल सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलती है ऑक्सीजन, जो है 20.95%। उसके बाद है आर्गन 0.93%। उसके बाद है CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, 0.03%। उसके बाद भी आपको कई गैसेस देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको वायुमंडल के अंदर देखने को मिलती हैं। कोई भी आपके आसपास जो हवा चलती है, उन सब चीज़ों उन सब हवाओं में आपको ये गैसेस देखने को मिलेंगी। और वायुमंडल में आपको जलवाष्प देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, कुछ राख देखने को मिलती है, नमक के कण होते हैं जो सागर से उड़ के आते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके वायुमंडल का निर्माण करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जिसे हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए, वायु में किसी भी हानिकारक, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस हो, उसमें हम ध्वनि को और रेडियोधर्मी जो विकिरण होते हैं उसको भी शामिल करते हैं। अगर इतनी मात्रा में मिल जाए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव को या फिर किसी अन्य जानवर को या हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वायु प्रदूषण। और इसके कारण पौधों, संपत्ति और पर्यावरण की स्वाभाविक प्रक्रिया बाधित होती है। एक और डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। जब वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषक प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट, जिससे प्रदूषण होता है, की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी ऑफ एयर है, वो क्या हो जाए? ह्रास हो जाए, खराब हो जाए। और उसका जो प्रभाव है वो मानव पे या फिर किसी जीव जंतु पे या हमारे आसपास के जो प्रकृति है उस पे नेगेटिव इंपैक्ट अगर डालता है वो, तो क्या है? वायु प्रदूषण है। अगर हम सिंपल सी बात करें कि वायु के अंदर कुछ चीजें ऐसी मिल जाएं जो हमारे लिए घातक हो, वो क्या होता है? वो होता है वायु प्रदूषण। देखिए, जो वायु प्रदूषण होता है वो मेनली जो हमारे आसपास औद्योगिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह आपको आसपास देखने को मिलते हैं, तो वहां पे चिमनी में से जो गैसेस निकलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चिमनी में से गैसेस निकल रही हैं। ये पाइपों जैसा बना हुआ है, इनके ऊपर से जो गैसेस निकल रही हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से। कुछ ताप संयंत्र होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये चीज़। तो इनमें से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। उसके बाद जब आप यातायात करते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या फिर अदर कोई व्हीकल हो, उसके पीछे जो एक नली होती है जहाँ से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो वो भी क्या करती हैं? वायु प्रदूषण करती हैं। उसके बाद जब आप लोग घर बनाते हैं, तो जो रेत होती हैं और अदर जो चीजें होती हैं, वो वायु के साथ उड़ने लगती हैं और यात्रा करने लगती हैं, वो भी क्या होते हैं? वायु प्रदूषण होता है। अब बात कर लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो प्रमुख प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। यानी अगर हम बात करें कि जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वो किस किस आधार पर हम इसे बांट सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक जो पोल्यूशन होगा वो प्राकृतिक रूप से होता है, जो होता ही रहता है, और उसे जो हमारी प्रकृति है उसे खुद उसे मैनेज कर लेती है। लेकिन एक हम करते हैं, जो मानव है, मानव जनित प्रदूषण होते हैं कुछ। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके अंदर से जो गैसेस निकलती हैं, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं। तथा जैविक पदार्थ होते हैं, अगर वो सड़ने गलने लगे, उनसे जो
गैसेस निकलेंगी वो क्या होंगे, प्राकृतिक प्रदूषक होंगे, जो वायु में जाके मिल जाएंगे और हमारे लिए या फिर किसी जीव जंतु के लिए क्या होंगे, नुकसानदायक होंगे। उसके बाद आता है मानव जनित प्रदूषक। मानव की ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे लिए क्या हो, मानव के लिए ही हानिकारक हो, वायु के अंदर मिलके वो वायु प्रदूषण कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, मानव जनित प्रदूषक। प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कि जो प्रदूषक है वो किस तरह के हैं, तो दो तरह के आपको यहाँ पे प्रदूषक देखने को मिलते हैं, प्रदूषण देखने को मिलते हैं। वो है कणिकीय प्रदूषक, जो कण की तरह होंगे, जिसे गाड़ी से निकलने वाला धुआं, ठीक है, ताप संयंत्र से जो धुएं निकलते हैं, ठीक है, तेल शोधन कारखाने होते हैं, कोई निर्माण कार्य होता है, तो वहां पे जो कण के रूप में चीजें निकलती हैं वो होता है कणिकीय प्रदूषक। उसके बाद होते हैं गैसीय प्रदूषक, जो गैसेस के रूप में निकलते हैं, जैसे CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। जब हम सूत्री वस्त्रों की ब्लीचिंग करते हैं तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, गैसीय प्रदूषक होते हैं। तो हमने देखा जो वायु प्रदूषण के अंदर प्रदूषक होते हैं, या तो वो कण के रूप में होंगे, कण के रूप में होंगे, या तो वो गैसेस के रूप में होंगे। कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक हैं जो वायु को क्या करते हैं, प्रदूषण उसका कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसे हम CO के नाम से जानते हैं। देखिए, जब किसी जीवाश्म ईंधन को हम पूरी तरह न जला के आधा ही जलाते हैं, तो उसके अंदर से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और वायुमंडल में उपस्थित जो वायु प्रदूषक हैंगे उसका 50% भाग कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर बात करते हैं कि जो परिवहन होता है, परिवहन के अंदर भी हम जीवाश्म ईंधन का ही यूज करते हैं, जैसे कोयला, सॉरी, जो पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, इन सारी चीजों का। तो परिवहन से 75.7% योगदान करते हैं परिवहन। उसके बाद हम लोग घरेलू लकड़ी दहन करते हैं, उससे भी 10.6% कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। सेकंड नंबर पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन को अगर हम जलाते हैं तो उसके अंदर से CO2 की मात्रा निकलती है, और अगर हम परिवहन के माध्यम से उसको निकाल लें तो 31% योगदान है परिवहन का। ऊर्जा बनाने के लिए 37%। उद्योगों में जो होता है यूज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें, वहां से 15%। और घरेलू और वाणिज्यिक जो छोटे मोटे काम होते हैं वहां पर भी हम यूज करते हैं ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधनों का, तो वहां से भी CO2 की मात्रा बाहर निकलती है और जाके वो वायु में मिल जाती है और वायु प्रदूषण हो जाता है। कुछ और भी गैसेस हैं, जैसे मीथेन गैस निकलती है। जब कोई भी चीज सड़ती है या गलती है, तो वहां से मीथेन गैस आपको देखने को मिलती है, जो निकलती है, जिसमें बहुत जल्दी आग लगने की प्रकृति रहती है। तो मीथेन गैस, कोई चीज सड़ती है तो वहां से निकलती है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो कार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन के लिए घातक होता है। ओजोन की जो लेयर होती है उसे ये तोड़ने का काम करता है, पतला करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है 5th नंबर पे सल्फर डाइऑक्साइड। फिर 6th नंबर पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे हम NO2 बोलते हैं, और जो सल्फर डाइऑक्साइड इसे हम SO2 बोलते हैं। फिर सीसा और ओजोन। ओजोन भी एक तरह का प्रदूषक है जो प्रदूषण में काम करता है। देखिए, जो ओजोन है आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगी, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ लेयर ओजोन की आपको क्षोभ मंडल पे ही देखने को मिलेगी। देखिए, जो वायुमंडल है वो 5 लेयर में है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो जो ओजोन है वो आपको समताप मंडल में देखने को मिलती है, सेकंड लेयर में। लेकिन जो क्षोभ मंडल है सबसे नीचे वाला, उसके ऊपरी भाग में भी आपको ओजोन परत देखने को मिलती है, जो एक तरह का क्या होता है, पॉल्यूटेंट होता है, एक प्रदूषक का काम करता है। तो ये जो यहाँ पे ओजोन आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा ओजोन है, जो आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन। ये भी एक तरह का प्रदूषक है, वायु प्रदूषक। तो हमने कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कुछ अन्य प्रदूषक भी हैं, जैसे एरोसोल के बारे में आपने सुना होगा। देखिए, एरोसोल होता क्या है, ये बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे एक
माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। और इनका जो उत्सर्जन होता है वो कारखानों से, या तो ताप विद्युत घरों से, स्वचालित वाहनों से, या कृषि कार्यों से होता है। ये जब कोई चीज जलती है, जब उसके बहुत छोटे कण हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं एरोसोल। देखिए, ये प्राकृतिक और मानव जनित दोनों ही हो सकते हैं। ये तो प्रकृति द्वारा भी हो सकता है, जैसे कोई ज्वालामुखी है, विस्फोट होता है तो उसके अंदर से भी एरोसोल निकलते हैं, तो वो क्या होगा, प्राकृतिक एरोसोल होगा। लेकिन जब मानव क्या करता है, कारखानों में यूज करता है ईंधनों का, परिवहन में यूज करता है ईंधनों का, तो वहां से छोटे छोटे बहुत छोटे कण निकलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत घातक होता है, क्योंकि ये वायु में बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, और ये बहुत तरह से आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ये ठोस भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है, तो ये होते हैं एरोसोल। अब बात करते हैं कि फ्लाई एश क्या होता है। देखिए, फ्लाई एश सूक्ष्म पाउडर होता है। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर देखा एरोसोल, ये एक तरह के कण थे, लेकिन जो फ्लाई एश है वो एक तरह का पाउडर है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। दूर तक यात्रा क्यों करता है, क्योंकि ये कण ना होकर पाउडर है और इनकी जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए ये बहुत बहुत दूर तक यात्रा करने में सक्षम होते हैं। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। कहां से होता है, जो ताप विद्युत घर होते हैं जिसमें कोयले का यूज किया जाता है, तो वहां से ये पाउडर आपको बाहर देखने को मिलता है। ये इतने घातक होते हैं कि जो जीवों का जो हम सांस लेते हैं उसके सांस लेने में हमें दिक्कत आने लगती है। ठीक है, जैसे मानव को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, या तो किसी जो छोटे मोटे जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है। और जो ये फ्लाइज होते हैं ये पौधों के ऊपर जम जाते हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं उनके ऊपर जम जाते हैं, जिससे जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते सही ढंग से, जिससे उनको भोजन नहीं मिल पाता। भोजन नहीं मिल पाता इसीलिए पौधों का विकास सही तरह से नहीं हो पाता। तो फ्लाई एश जो होते हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, मानव के लिए भी, पौधों के लिए भी, और हमारे पर्यावरण के लिए भी। अब बात करते हैं घरेलू वायु प्रदूषण क्या होते हैं। देखिए, विश्व में लगभग 3 अरब लोग, करीब करीब कितने, 3 बिलियन लोग खाना बनाने एवं घरों को गर्म रखने के लिए, जैसे कि आपने ग्रामीण एरिया में देखा होगा, अपने गांव वगैरह में देखा होगा, वहां पर उपलो और वहां पर जो पेड़ों की लकड़ियां होती हैं उनका यूज करते हैं हाथ तापने वगैरह के लिए। ठीक है, गर्मी के लिए यूज करते हैं उसे, और खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, चारकोल हो गया, कोयला हो गया, कृषि अपशिष्ट, इन सब चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, इन अवैज्ञानिक और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भारी मात्रा में क्या निकलता है, वायु प्रदूषण फैलता है। जब भी हम किसी लकड़ी को जलाते हैं या फिर किसी उपले को जलाते हैं तो बड़ी मात्रा में क्या निकलता है, CO2 निकलता है, और वो हमें तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कई सालों बाद हमें बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं जो उसी कारण से होते हैं जो हमें पता नहीं होता। जैसे कि WTO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, सॉरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष 4.3 मिलियन लोगों की घरेलू प्रदूषण के कारण मृत्यु हो जाती है। तो समझ रहे हैं कि कितना बड़ा डाटा है, 4.3 मिलियन लोग की डेथ हो जाती है इसी वायु प्रदूषण से। अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं और किनके 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 ऊपर पड़ते हैं। सबसे पहले प्रभाव की बात करते हैं कि मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। जैसा कि आप जानते हैं कि वायु जो प्रदूषण होता है तो आसपास हमें दिखना बंद हो जाता है, कोहरा जिसे हम बोलते हैं, वो भी किस लिए होता है, वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें मास्क लगाने की जरूरत पड़ती है। तो मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, एक तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो बेकार हो जाता है, फेफड़ों में दिक्कत आने लगती है हमारे,
ठीक है। और जो हमारा रक्त होता है, रक्त जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो भी बाधित हो जाता है। और बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं हमें जब वायु प्रदूषण के आसपास, जहाँ पे ज़्यादा वायु प्रदूषण है, अगर वहाँ पे हम लगातार वहाँ पे निवास करते हैं या फिर आवाजाही करते हैं वहाँ से, तो हमें ये देखने को मिलता है जैसे चर्म रोग, सांस लेने वाले रोग, श्वसन रोग जिसे बोल सकते हैं हम, अस्थमा की दिक्कत हो जाती है, अनिद्रा यानी नींद सही ढंग से ना आना, थकावट होना हर समय, सिर दर्द होना, और टीबी जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलते हैं। किस कारण से? एयर पोल्यूशन से। सेकंड नंबर पे वनस्पति और जीव जंतु पर प्रभाव। जीव जंतु पे प्रभाव पड़ता है इसका, और वनस्पति पे भी प्रभाव इसका हमें देखने को मिलता है। जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी वृद्धि सही ढंग से नहीं हो पाती क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सही से नहीं कर पाते। उसके बाद हमें अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है जिसे हम इंग्लिश में एसिड रेन बोलते हैं। देखिए एसिड रेन कैसे होता है। देखिए मान लेते हैं कि आपके आसपास बहुत सारा एयर पोल्यूशन हो रखा है, ठीक है, और जो इंडस्ट्री वगैरह है वो चिमनियों के माध्यम से बहुत सारी गैसेज हमारे एयर में छोड़ते जा रही हैं। जब वहाँ पे आसपास बादल बनने की क्रिया चालू होगी तो जितने भी वहाँ पे, जैसे कि सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर उस बादल के अंदर मिल जाती हैं और वो बादल जब वर्षा करता है उसे हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया एवं हाइड्रोजन आयन को शामिल किए होती हैं धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है। अब इससे क्या क्या होता है? देखिए जितनी भी इमारतें होती हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर जो ये सल्फेट है, नाइट्रेट है, अमोनिया है, ये जम जाते हैं और उसमें दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आप ताजमहल देख सकते हैं, जो ताजमहल है वो थोड़ा थोड़ा पीला पड़ रहा है। कारण क्या है? अम्लीय वर्षा और एयर पॉल्यूशन। पौधों की वृद्धि भी रुक सी जाती है क्योंकि एसिड रेन के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। अब बात करते हैं ओजोन परत पर प्रभाव। देखिए मानवीय जो क्रिया होती हैं उसके कारण से जो हमारा वातावरण है, जो हमारा वायुमंडल है, उसके अंदर हमने ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ दिया है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी छोड़ दिया है जो ओजोन के लिए हानिकारक होती है। ओजोन को हम O3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो O3 को O2 और O में चेंज कर देता है, और जो सूरज की परावैंगनिक किरणें होती हैं वो O2 को तोड़ के अंदर आने में सक्षम होती हैं, जो मानव के लिए बहुत ही घातक है। अगर परावैंगनिक किरणें सीधा आके मनुष्य के या किसी जीव जंतु के त्वचा पे टच करती हैं तो उससे क्या होगा? हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है जो हमारे लिए बहुत घातक है। पर्यावरण प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। जलवायु और मौसम पर प्रभाव भी इसके घातक देखने को मिलते हैं। देखिए जब इंडस्ट्रीज लगती हैं और वो बहुत सारे जो गैसेस होती हैं वो हमारे वायुमंडल में छोड़ती हैं, जिसमें CO2 भी होता है। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तब हमारा जो पृथ्वी है वो ज़्यादा मात्रा में गर्म होगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में गर्मी होगी तो हमें हमारे आसपास या फिर जो पहाड़ों पे बर्फ़ी जमा होती हैं और जो आर्कटिक, अंटार्कटिका में बर्फ़ें जमा हैं वो क्या होंगे? वो गलने लगेंगी, जिससे समुद्री लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। समुद्री लेवल जब बढ़ेगा तो जो तटीय एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो उससे और क्या चीज़ हो सकती हैं? जैसे कि जब गर्मी बढ़ेगी तो जो मौसम होगा वो चेंज हो जाएगा, ज़्यादा आपको सूखा देखने को मिलेगा, मौसम की प्रकृति चेंज हो जाएगी। मौसम जितनी मात्रा में होती होगी उतनी मात्रा में मौसम नहीं होगा, उतनी मात्रा में बारिश नहीं आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। तो किस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं? तो सबसे पहला आपके मन में आया होगा कि जो वाहन होते हैं उसके अंदर हमें कुछ करना चाहिए कि वाहन को किसी कारण से रोक सके हम,
कि इतनी ज़्यादा मात्रा में वाहन का यूज़ ना हो, या फिर जो वाहन है उसको इलेक्ट्रिक बनाया जाए, पेट्रोल का उसमें बहुत कम यूज़ हो, डीजल का कम यूज़ हो, सीएनजी का कम यूज़ हो, जिससे क्या हो, एयर पोल्यूशन ना हो। तो जैसे बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, वाहनों द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण किस प्रकार से हम कर रहे हैं। जैसे जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, द्वारा सभी वाणिज्यिक वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश पर, ये मई नहीं है, सॉरी ये मई है, दिल्ली में प्रवेश पर पर्यावरण लेवी कर लगाया जाता है। इन्वायरमेंट लेवी टैक्स किस पे लगाया जाता है? ओनली वाणिज्यिक वाहनों पर, ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल पर लगाया जाता है जो भी एनजीटी के अंदर आते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 2000 सीसी से ऊपर के जो गाड़ियां हैं, जो डीजल पे चलती हैं और जो लग्जरी हैं, उसकी जो रजिस्ट्री होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और 2005 से पुराने जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको एनसीआर क्षेत्र में घूमने पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद हाल ही में अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है, जिसके द्वारा जो 15 साल से पुराने गाड़ियां हैं उनको स्क्रैपिंग किया जाएगा और उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे अगर वो नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। भारत में वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप सेवा है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की। ये सूचकांक है, ये 6 अप्रैल 1915 से इसका आरंभ हुआ। रियल टाइम ये निगरानी करती है और एवरीडे आपको बताती है कि किस प्रकार से आपके एरिया में एयर पोल्यूशन कितना है। तो अगर वो 0 से 50 तक दिखा रहा है, इसका मतलब है कि एयर पोल्यूशन बहुत अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर 51 से 100 दिखा रहा है तो संतोषजनक है, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको 101 से 200 तक दिखा रहा है तो सामान्य रूप से प्रदूषित है, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 201 से 300 दिखा रहा है तो ये खराब की स्थिति है, जो एयर, आपका जो एयर है आसपास का वो पोल्यूटेंट हो चुका है, खराब हो चुका है। अगर 301 से 400 दिखा रहा है इसका मतलब बहुत खराब हो चुका है। अगर 401 से 500 दिखा रहा है इसका मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति है आपके आसपास की। इस समय 12 ऐसे जगह हैं, स्टेट हैं, जहाँ पे इसको लॉन्च किया जाता है और हर शाम को 4 बजे इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा 0 से 50 गुड, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर, ठीक है। और इसके अंदर किन किन चीज़ों को लिया जाता है, तो PM 2.5 को, PM 10 को, NO2 को, NH3 को, SO2 को, CO को और ओजोन को लिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।